हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास और प्राचीन भारत के इतिहास में मौर्योत्तर कालीन अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। अब देखिए, मौर्योत्तर कालीन अर्थव्यवस्था को कहा जाता है कि यह सेकेंड अर्बनाइजेशन, द्वितीय शहरीकरण का चरमोत्कर्ष थी। ठीक है, अब इसका कहने का मतलब क्या है? तो देखिए, जो भारत में पहला शहरीकरण हुआ था वो सिंधु नदी घाटी, सिंधु सभ्यता के कार्यकाल में हुआ था पहला शहरीकरण भारत का। और द्वितीय शहरीकरण आपका स्टार्ट होता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। लेकिन जब हम बात करते हैं मौर्योत्तर काल में, तो देखिए, मौर्योत्तर काल और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो कार्यकाल है, इसके बीच आप देखेंगे तो लगभग आप देखेंगे तो 300 से 400 वर्ष का अंतर पाया जाता है। जब कोई चीज सोचिए 400 वर्ष बाद तक अगर आप देखते हैं तो लगभग क्या होता है कि क्योंकि इसमें आप देखें तो मौर्य काल जब आता है तो पूरे भारत को यूनाइट कर देता है पॉलिटिकली। ठीक है, तो पूरा भारत राजनीतिक रूप से एकीकृत हुआ मौर्यों के कार्यकाल में। और नेक्स्ट, जैसे ही मौर्यों का पतन होता है, फिर उसके बाद आप देखते हैं तो भारत में आपको देसी राजवंश साथ ही साथ विदेशी राजवंश देखने को मिल जाते हैं। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो दक्षिण भारत में आपको संगम काल भी देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं मौर्योत्तर काल, तो मौर्योत्तर काल की ये पूरा का पूरा आप व्यू देख रहे हैं साथियों। साथ ही साथ अगर नेक्स्ट हम बात करें तो हमने क्या बताया कि द्वितीय शहरीकरण का चरमोत्कर्ष था। और समकालीन साहित्य में बड़ी संख्या में आप देखेंगे तो मौर्योत्तर काल के शहरों की जानकारी आपको देखने को मिल जाती है। अब देखिए, जो कुछ कारक थे जिसकी वजह से ये अर्बनाइजेशन प्रभावित हुआ, तो जिसमें आप देखेंगे तो कृषि एवं शिल्प सबसे ज्यादा अधिशेष अवस्था में थे। कब? मौर्योत्तर काल में। और मौर्यकालीन जो राजनीतिक परिस्थितियां थी ये काफी प्रॉफिटेबल रही हैं भारत के लिए, जो शहरीकरण का चरमोत्कर्ष पहुंचाने में। आर्थिक विकास की पृष्ठभूमि जैसे कि बड़े पैमाने पे आप देखेंगे ना, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको जो देखने को मिलते हैं, तो पहला आप देखेंगे तो सड़कों का निर्माण आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें आप देखेंगे तो उत्तरापथ, दक्षिणापथ जैसे मार्गों का निर्माण किया गया। भारत के एक बड़े भूभाग सहित पड़ोसी देशों एवं सुदूर पड़ोसी के साथ नियमित व्यापारिक संपर्क स्थापित किए गए। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो इसी टाइम पीरियड में मानसून का ज्ञान भी लोगों को हुआ। और जब मानसून का ज्ञान हो गया तो इससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ। और वहीं आप देखते हैं तो एक चीज और आपको देखने को मिलती है, पूर्वी रोमन साम्राज्य से भारतीय वस्तुओं की मांग बहुत तेजी से बढ़ी। मतलब जो पूर्वी रोमन साम्राज्य था तो भारत की वस्तुओं को सबसे ज्यादा मंगाते थे। ठीक है, और रेशम मार्ग पर एक चीज और आपको देखने को मिलती है कि रेशम मार्ग पर कंट्रोल किसका था? कुषाणों का नियंत्रण था। और साथ ही यह वही टाइम पीरियड था मौर्योत्तर काल, जिसमें आप देखेंगे तो सिक्कों का प्रचलन भारी मात्रा में देखने को मिलता है। और यहीं पे आप देखेंगे तो मुजरिस जो बंदरगाह था, मुजरिस बंदरगाह, वो मसालों का केंद्र हुआ करता था। और यही आप देखेंगे तो इसका एक रीजन आपको देखने को मिलता है कि केरल जो गवर्नमेंट है वो मुजरिस हेरिटेज जैसी योजनाएं भी चालू की है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, सोपारा बंदरगाह भी आपको देखने को मिलता है। और नेक्स्ट ये है ताम्रलिप्ति जो बंदरगाह था, ये बंगाल पे था। ठीक है, और नेक्स्ट चंपा शहर काफी फेमस था। चंपा हो गया, मथुरा हो गया, प्रयाग हो गया, कौशाम्बी हो गया, तो ऐसे आपको शहर भी देखने को मिल जाते हैं मौर्योत्तर काल में। मौर्योत्तर काल प्राचीन भारतीय इतिहास में व्यापारिक गतिविधियों के विकास को लेकर चर्चा का केंद्र रहा है। भारतीय भूभाग में अंतर्देशीय व्यापार देश के लगभग सभी क्षेत्रों में मौर्य काल में ही बड़े पैमाने पर होने लगा था, ये आप लोग जानते ही हैं। और यही वजह है कि आप देखेंगे तो उत्तरापथ और दक्षिणापथ का निर्माण भी कराया गया ताकि आसानी से लोगों की आवाजाही हो सके। और इस निर्माण की जो मार्गों का निर्माण कराया गया, तो आप देखेंगे तो शहर से शहर का व्यापार बढ़ा और साथ ही साथ शहर से गांव का व्यापार बढ़ा और बंदरगाह से शहरों का भी व्यापार बढ़ा। मतलब वस्तुएं शहर से शहर जाया करती थी, वस्तुओं को शहर से गांव भी भेजा जाया करता था और बंदरगाह से शहरों तक भी वस्तुओं को भेजा जाता था ताकि व्यापार आसानी रूप से, सुचारू रूप से चलता रहे। इस दौर में आप देखेंगे तो दक्षिण पूर्व एशिया के साथ मध्य व पश्चिम एशिया एवं यूरोप के साथ व्यापारिक गतिविधियों का और विकास हुआ। व्यापार के क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण गतिविधियां इस दौर के लिए आकर्षित करने वाली हैं। जो प्रथम गतिविधि थी वो क्या थी साथियों? तो रोम के साथ व्यापार
तथा भारत, आप देखेंगे तो भारत में एक चीज और आपको देखने को मिलती है कि जो चीनी रेशम व्यापार था, तो चीन चीन द्वारा जो रेशम का व्यापार किया जाता था, इस मार्ग पे आप देखेंगे तो ये जो चीनी रेशम व्यापार था ये भारतीय बंदरगाहों से निर्यात हुआ करता था। ठीक है, तो ये खास बात थी। और यहीं आप देखें तो जो रेशम मार्ग था इस पे कंट्रोल भी कुषाणों का ही हुआ करता था। और सबसे बड़ा जो साम्राज्य आप देखते हैं तो इस टाइम पीरियड में मौर्योत्तर काल में, तो इस काल में आप देखें तो रोम साम्राज्य काफी बड़ा साम्राज्य था और वहां पे आबादी भी ज्यादा थी और डिमांड भी ज्यादा थी भारतीय वस्तुओं की। सोचिए, जो बड़ा साम्राज्य है जहाँ पे आबादी ज्यादा है और स्पेशली भारतीय वस्तुओं की डिमांड है, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, जो व्यापार होगा बूस्ट करेगा ही करेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो भारत से निर्यात की प्रमुख वस्तुएं अगर आप देखते हैं तो इसमें आप देखने को मिलता है कपड़े, मसाले एवं लोहे के उपकरण, साथ ही साथ आप देखेंगे तो हाथी दांत की वस्तुएं आपको देखने को मिल जाती हैं। और एक चीज और आपको याद रखना है, मोती भी क्या थे, ये सब निर्यात की प्रमुख वस्तुओं में शामिल किए जाते थे। तथा आयात की प्रमुख वस्तुओं की बात करें तो भारत में आयात के लिए आपने पढ़ा ही था मौर्य काल में शराब वगैरह जो मंगाया गया था, तो वही सेम चीज आप देखते हैं तो शराब आपको देखने को मिल जाती है आयात में, है ना। तो हम लोग आयात क्या करते थे, मतलब आयात मतलब होता है साथियों मंगवाना और निर्यात मतलब होता है भेजना। तो हम लोग निर्यात क्या करते थे, तो अपने देश से अदर देश को क्या भेजते थे, तो कपड़े, मसाले, लोहे के उपकरण, हाथी दांत एवं मोती भेजते थे। जबकि दूसरे देशों से हम मंगवाते क्या थे उस टाइम पीरियड में, तो शराब मंगवाते थे। दो हत्थे वाले बर्तन मतलब जिसमें दोनों साइड से पकड़ा जाता है। जैसे आज आप कढ़ाई देखते हैं तो कढ़ाई का दोनों सिरा होता है तभी आप पकड़ते हो, तो ये दो हत्थे वाले बर्तन हो गए। और विभिन्न प्रकार की धातुएं जैसे सोना, चांदी वगैरह, तो ये भी क्या करते थे हम लोग बाहर से मंगवाते थे। खास बात यह है। तो रेशम व्यापार के संदर्भ में एक और ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो बहुत महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग थे उस पे लंबे समय तक भारतीयों का कंट्रोल रहा है। भारतीयों का कंट्रोल मतलब इससे सीधा सा इंडिकेट किया जा रहा है कि जो कुषाणों का नियंत्रण था रेशम मार्ग पे, उसकी बात की जा रही है। ठीक है। और पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाहों की बात करें तो भृगकच्छ मतलब आज का जो भड़ौच, तो उसे भृगकच्छ के नाम से जाना जाता था। सोपारा, मुजरिस, तो पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह याद रखना है मौर्योत्तर काल में कौन कौन से थे, भृगकच्छ था, सोपारा था, मुजरिस था। वहीं पूर्वी तट के बंदरगाह में आप देखते हैं तो ताम्रलिप्ति देखने को मिलता है, कावेरी पट्टनम देखने को मिलता है, अरिकामेडु और कोल्ची जैसे आपको बंदरगाह देखने को मिलते हैं पूर्वी तट पे। यह दौर शिल्पों की दृष्टि से चरमोत्कर्ष का काल माना गया। विशेषीकरण श्रेणियां आप देखें तो गिल्ड सिस्टम आपको देखने को मिल जाती हैं। बड़ी संख्या में शिल्पों का प्रचलन का दौर आपको देखने को मिल जाता है मौर्योत्तर काल में। महावस्तु नामक ग्रंथ में केवल आप देखेंगे तो राजगृह के अंदर ही 36 प्रकार के शिल्पों का उल्लेख आपको देखने को मिलता है। वहीं आप बात करें अगर मिलिंद प्रश्न नामक जो ग्रंथ है इसमें 75 प्रकार के शिल्पों का उल्लेख मिलता है। लगभग 24 प्रकार की श्रेणियों, है ना, 24 श्रेणियों की जानकारी आपको मिल जाती है। ये मिलिंद प्रश्न में तो 75 प्रकार के शिल्प और 24 प्रकार की श्रेणियों की जानकारी आपको मिलिंद प्रश्न नामक ग्रंथ में मिलती है। कुछ शहर कुछ उत्पादों के लिए विशेष तौर पे प्रचलित रहे हैं। तो जैसे आप देखते हैं कांजीवरम की साड़ियां हो गई, बनारसी साड़ियां हो गई आज के टाइम पीरियड में। ऐसे ही उस टाइम पीरियड में भी आपको कुछ स्पेशली जो फेमस था, तो जैसे कोलची जो था, कोलची आपको मोती उद्योग के लिए काफी फेमस था। वहीं आप बात करते हैं तो अरिकमेडु जो था अर्गरीक नामक कपड़ों के लिए फेमस था। और जो मथुरा था साटक नामक वस्त्र के लिए मथुरा भी काफी फेमस था। सिरकप की बात करें तो सिरकप जो था बर्तन उद्योग के लिए फेमस था। और उरैयूर की बात करें तो रंगाई उद्योग के लिए काफी प्रचलित हुआ करता था मौर्योत्तर काल में। इसी काल में आप देखते हैं तो आंध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़े पैमाने पर लोहे से संबंधित शिल्पों के प्रचलन की जानकारी मिलती है। मौर्योत्तर काल में पहली बार लेख युक्त सिक्कों का प्रचलन हुआ और आम लेन देन में प्रचलित सिक्कों की सर्वाधिक संख्या इसी काल में प्राप्त होती है। जैसे तांबा, शीशे इत्यादि आप देखने को मिल जाता है। ये सभी सिक्के आपको मौर्योत्तर काल में ही सर्वाधिक संख्या में देखने को मिलते हैं।
इंडो ग्रीक, शक, कुषाण, सातवाहनों के सिक्के बड़ी संख्या में आपको प्राप्त होते हुए देखने को मिल जाते हैं। सातवाहनों ने शीशे के सिक्के जारी किए। अगर कभी पूछा जाए शीशे के सिक्के किसने जारी किए थे, तो सातवाहनों ने किए थे। और गुणवत्ता के दृष्टिकोण से सर्वश्रेष्ठ सोने के सिक्के प्राचीन भारतीय इतिहास में कुषाणों ने जारी किए थे। मतलब जो सबसे उत्कृष्ट सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, तो कुषाणों ने जारी किए थे। और बाकी और टाइम पीरियड में रहे हैं, लेकिन सबसे जो ज्यादा हाई क्वालिटी का जो आप गोल्ड का कॉइन देखते हैं तो कुषाणों ने जारी किया था। मौर्य काल के तरह इस दौर में भी कृषि का विकास जारी रहा। हालांकि मौर्यों की तरह राजकीय नियंत्रण कम दिखाई पड़ता था। जैसे आप देखते हैं मौर्य काल में जो होता था, तो पूरा का पूरा जो भूमि होती थी, ज्यादातर भूमि होती थी राज्य के कंट्रोल में हुआ करती थी, तो राज्य भी वो करता था। इस टाइम पीरियड में मौर्योत्तर काल में आपको राजकीय नियंत्रण कम दिखाई पड़ता है। इसी काल में आप देखेंगे तो मौर्योत्तर काल में ही ब्राह्मण भिक्षुओं को भूमि दान के अभिलेखीय प्रमाण मिलने लगते हैं। इससे भी कृषि संबंधी ज्ञान का आप देखिए जब क्या होता है, लैंड ग्रांट की जाती थी, तो दूर दूर क्षेत्रों में अगर आप सोचिए किसी को दे दिए भूमि, जाओ खेती करो, तो ऑटोमेटिक वो वाला जो लोकल एरिया का वो क्या करेगा, खेती करेगा। तो ये आप देखेंगे तो दुर्गम क्षेत्रों में आप देखेंगे तो कृषि का प्रसार देखने को मिल जाता है। सर्वप्रथम सातवाहनों द्वारा भूमि दान के अभिलेखीय प्रमाण मिलते हैं। कभी पूछा जाए कि लैंड ग्रांट किसने स्टार्ट किया था, कहाँ से प्रमाण मिलता है, तो सातवाहनों द्वारा लैंड ग्रांट का प्रमाण आपको देखने को मिल जाता है। तो भूमि अनुदान जो था, भूमि दान जिसे बोलते हैं, तो किसने किया था, तो सातवाहनों ने स्टार्ट किया था। और यही आगे भूमि दान जो था क्या बन गया, तो आप देखते हैं तो सामंती सिस्टम को जन्म देता है भूमि दान। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो रोमन सिक्के ज्यादातर सातवाहन, चोल, चेर, पांड्य के राज्यों में मिलते हैं। तो आप कह सकते हैं सातवाहन हो गए, चोल, चेर, पांड्य, ये आपको पूरा का पूरा दक्षिण भारत में आप देखेंगे। तो रोम व्यापार कहा जाता है कि रोम व्यापार का अगर सबसे ज्यादा फायदा किसने उठाया था, तो संगम काल के जो भी राजवंश थे, चोल, चेर, पांड्य और साथ ही साथ सातवाहनों ने सबसे ज्यादा रोम व्यापार का फायदा उठाया। अब इसका मतलब ये नहीं कि उत्तर भारतीय लोग बिल्कुल न्यूट्रल थे, नहीं, उन्होंने भी किया, लेकिन सबसे ज्यादा अगर बात किया जाए तो ये आप देखेंगे तो चोल, चेर, पांड्य और सातवाहनों ने। अब इसका रीजन क्या है, क्योंकि रोमन सिक्के सबसे ज्यादा आपको इन्हीं क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। अब जिस क्षेत्र में अधिकता देखने को ज्यादा मिलती है, तो इससे कहा जा सकता है कि इस क्षेत्र के लोगों ने सबसे ज्यादा व्यापारिक फायदा उठाया रोम व्यापार के साथ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद हो। अब देखिए फायदा उठाना मतलब यहाँ के लोगों ने ज्यादातर वस्तुएं जैसे मसाला हो गया है ना, तो बहुत सारी चीजें ज्यादा मात्रा में जब निर्यात की, तो अब इसका रिटर्न तो आना ही था। अब रिटर्न आएगा तो क्या आएगा, बुलियंस के रूप में आएगा। बुलियंस मतलब क्वाइन होगा, सोने चांदी के सिक्के आएंगे, तो वही हुआ। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा साथियों, वो होगा मौर्योत्तर कालीन समाज। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार साथियों। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।